वो खुद को एक शेफ के भेष में छिपाकर बड़ी ही चुपचाप जेल की रसोई में दाखिल हुआ। किसी को जरा भी शक न हो इसलिए उसने बेहद सावधानी से कैदियों के खाने में लैक्सेटिव मिला दिया। सब कुछ इतना सामान्य लग रहा था कि रसोई में मौजूद किसी भी कर्मचारी को कुछ भी असामान्य महसूस नहीं हुआ। जब खाना तैयार होकर कैदियों तक पहुंचा और वे उसे खाने लगे, तब वो बिना किसी हड़बड़ी के धीरे धीरे जेल के उस हिस्से की ओर बढ़ गया जहाँ वॉल्ट मौजूद था। वहां पहुंचकर उसने सुरक्षा दरवाजे की बनावट को ध्यान से देखा, हर कैमरे का एंगल समझा और गार्ड्स के गश्त बदलने का समय भी याद कर लिया। जैसे ही उसे भरोसा हो गया कि उसने सब कुछ समझ लिया है, उसने अपनी योजना के अगले चरण को शुरू कर दिया। ज्यादा समय नहीं बीता था कि लैक्सेटिव अपना असर दिखाने लगे। एक एक करके कैदी अचानक उल्टियां करने लगे, कई दर्द से तड़पते हुए जमीन पर गिरने लगे। कुछ ही मिनटों में जेल के अंदर अफरा-तफरी मच गई। मेडिकल रूम बीमार कैदियों से भर गया और जेल का स्टाफ उन्हें संभालने में बुरी तरह उलझ गया। हालात इतने खराब हो गए कि कई कैदियों को तुरंत बाहर के अस्पताल भेजना पड़ा। पूरा जेल तंत्र इस अचानक पैदा हुए संकट से जूझने लगा और हर कोई उसी में व्यस्त हो गया। यही वो मौका था जिसका वो इंतजार कर रहा था। उसने तुरंत अपना भेष बदल लिया। इस बार उसने जेनिटर यानी सफाई कर्मी का रूप धारण किया। वो चुपचाप उस जगह तक पहुंच गया जो सीधे वॉल के ऊपर थी। वहां पहुंचकर उसने अपनी ट्रॉली से एक ड्रिल निकाली और फर्श में बेहद सटीक छेद करना शुरू कर दिया। जब छेद इतना बड़ा हो गया कि उसके काम के लिए काफी था, तब उसने नीचे मौजूद वॉल चैम्बर में गैस भरनी शुरू कर दी। उसी समय उसका साथी जेल के मुख्य प्रवेश द्वार के पास गेटवे कार लेकर तैयार खड़ा था। अंदर वो आदमी पूरी शांति से एक टाइमर सेट कर चुका था और सही समय का इंतजार कर रहा था। जैसे ही घड़ी ने वो पल दिखाया जिसकी उसे प्रतीक्षा थी, गैस से भरे वॉल्ट में आग लगा दी गई। अगले ही पल एक जबरदस्त धमाका हुआ जिसने पूरी जेल को हिला दिया। धमाके की आवाज सुनते ही सबका ध्यान उसी तरफ चला गया। जेल का वार्डन तुरंत ये सोच बैठा कि शायद जेल के बाहर कोई कार फट गई है। वो तुरंत निगरानी कक्ष की ओर भागा ताकि नुकसान का अंदाजा लगा सके। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इसी दौरान वॉल्ट को पहले ही तोड़ा जा चुका है। उसी समय जैक ने तेजी से एक फोटो लिया और अपने फोन को सिग्नल केबल से जोड़ दिया। जब वार्डन ने वॉल के कैमरे की फुटेज देखने की कोशिश की, तब तक असली वीडियो को बदल दिया गया था। वार्डन को थोड़ा शक हुआ, इसलिए उसने अपने आदमियों को फुटेज को जूम करके देखने का आदेश दिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने ऐसा करने की कोशिश की, पूरा सिस्टम अचानक फ्रीज हो गया और जवाब देना बंद कर दिया। अब वार्डन को महसूस होने लगा कि कहीं न कहीं बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। जब वो खुद दौड़कर वॉल्ट तक पहुंचा, तब उसके सामने उसका सबसे बड़ा डर सच बनकर खड़ा था। वॉल्ट पूरी तरह खाली था, सारा सोना गायब हो चुका था। गुस्से और घबराहट में उसने तुरंत आदेश दिया कि जेल के हर निकास को लॉकडाउन कर दिया जाए। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि चोर पहले ही डॉक्टरों का भेष धारण कर चुके थे और स्ट्रेचरों को लेकर आराम से चेक पॉइंट से बाहर निकल रहे थे। सब कुछ लगभग सफल होने ही वाला था कि अचानक एक सोने की ईंट उनके स्ट्रेचर से फिसलकर जमीन पर गिर पड़ी। धातु की तेज आवाज पूरे गलियारे में गूंज गई और वार्डन का ध्यान तुरंत उस तरफ चला गया। उसने बिना देर किए आदेश दिया कि जेल से बाहर जा रही हर एम्बुलेंस की पूरी तरह तलाशी ली जाए। गार्ड्स ने सीटों के नीचे, मेडिकल किट्स के अंदर, यहाँ तक कि स्ट्रेचरों के नीचे भी हर जगह खोजबीन की, लेकिन उन्हें कहीं भी सोने का एक टुकड़ा भी नहीं मिला। इसी बीच वार्डन की नजर एक काली कार पर पड़ी जो तेजी से वहां से दूर जा रही थी। उसे पूरा विश्वास हो गया कि चोरी किया गया सोना उसी कार में है। उसने तुरंत अपने लोगों को उस कार का पीछा करने का आदेश दिया, लेकिन असलियत में यही वो जाल था जिसे चोरों ने पहले से तैयार किया हुआ था। जैसे ही वार्डन और उसके आदमी उस कार के पीछे रेगिस्तान की ओर दौड़ पड़े, असली मास्टरमाइंड चुपचाप चोरी किया हुआ सोना वापस जेल की रसोई में ले आया। वहाँ उसने एक बड़ा सांचा तैयार किया जो एक विशाल मूर्ति के आकार का था। उसने सारे सोने को एक क्रूसिबल में डालकर तेज आग में पिघलाना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में वो सारा सोना पिघलकर एक ठोस भारी मूर्ति के रूप में ढल गया। ताकि किसी को शक न हो, उसने उस मूर्ति को चमकीले लाल रंग से पेंट कर दिया, जिससे वो बस एक साधारण सजावटी या टूटी फूटी मूर्ति जैसी लगे। बाद में उसने यह बहाना बनाया कि इस मूर्ति को मरम्मत के लिए बाहर ले जाना है। इसी बहाने वो उस भारी मूर्ति को आराम से जेल के बाहर ले गया और किसी को भी जरा सा शक नहीं हुआ। दूसरी तरफ रेगिस्तान में उसका साथी वार्डन को लगातार व्यस्त रखे हुए था। वो अचानक कार की गति बढ़ाता और उन्हें और दूर ले जाता। फिर ठीक उसी समय जब सब कुछ उनकी योजना के अनुसार चल रहा था, पीछे लगाए गए विस्फोटकों में भयंकर धमाका हुआ। वार्डन के लोग धूल और मलबे के बीच फंस गए। हालांकि वार्डन चमत्कारिक रूप से बच गया। वो घायल जरूर था, लेकिन उसका गुस्सा और जिद अब और भी बढ़ चुकी थी। वो पीछा जारी रखने के लिए दृढ़ था। आखिरकार वो उस कार का पीछा करते करते एक छोटे से एयरपोर्ट तक पहुंच गया। वार्डन ने तुरंत बंदूक तान दी और उसे कार का ट्रंक खोलने का आदेश दिया। जैसे ही ट्रंक खुला, वार्डन की आंखें फैल गई। अंदर बिल्कुल कुछ भी नहीं था। उसी क्षण उसे एहसास हुआ कि उसके साथ कितना बड़ा खेल खेला गया है। दरअसल ये कहानी एक ऐसे आदमी से शुरू होती है जो बाहर से देखने में एक बेहद अमीर करोड़पति लगता है, लेकिन असल में वो एक मास्टर चोर है। जिस चीज पर भी उसकी नजर टिक जाती है, अंत में वो उसी की हो जाती है। उसकी जिंदगी शानदार होटलों, महंगी पार्टियों और निडर चोरियों से भरी हुई थी। उसे लगता था कि ये सब हमेशा यूं ही चलता रहेगा, लेकिन जैसा अक्सर होता है, थोड़ी सी लापरवाही ही मुसीबत को बुला लेती है। उसकी पुरानी चोरियों के कारण कुछ पुराने दुश्मन फिर से उसके पीछे पड़ गए थे। उनमें से एक आदमी ऐसा भी था जिसकी खास टोपी उसने कभी चुरा ली थी। वही आदमी अब बदला लेने के लिए उसके पीछे पड़ा हुआ था। धीरे धीरे हालात इतने खतरनाक हो गए कि उसके लिए बच निकलना लगभग नामुमकिन लगने लगा। तभी अचानक एक रहस्यमय समूह सामने आया और उन्होंने उसे इस मुश्किल से बाहर निकाल लिया। लेकिन ये मदद कोई दया नहीं थी। इसके पीछे उनका अपना उद्देश्य था। उनका लक्ष्य था एक ऐसी जेल से $1 अरब का सोना चुराना जो पूरी तरह अभेद्य मानी जाती थी। यहीं से कहानी का असली मोड़ शुरू होता है, क्योंकि अब ध्यान जाता है रिंगो पर। रिंगो कोई साधारण चोर नहीं है। वह भेष बदलने में माहिर है और ताले खोलना उसके लिए बच्चों का खेल है। दुनिया के सबसे सुरक्षित बैंक और लॉकर भी उसके सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाते। लेकिन रिंगो बाकी चोरों से अलग है। वो लालची नहीं है। वह केवल अपराधियों से चोरी करता है और वो पैसा असली पीड़ितों को लौटा देता है। उसकी सबसे खास आदत यह है कि चोरी के बाद वो कभी भागता नहीं। वह बिल्कुल सामान्य तरीके से बैंक के मुख्य दरवाजे से बाहर निकल जाता है। जब तक लोगों को समझ आता है कि चोरी हो चुकी है, तब तक कैमरों में बस उसका जाता हुआ साया दिखाई देता है। इसी सोच के साथ उसने एक छोटी लेकिन बेहद खतरनाक टीम बनाई, जिसे लोग मिसफिट्स के नाम से जानते हैं। इस टीम में विक नाम
का एक एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट भी है जिसने अकेले ही एक पूरे अवैध हथियार कारखाने को उड़ा दिया था। टीम में एक पायलट भी है जो देखने में बेहद शांत और खूबसूरत लगती है, लेकिन जरूरत पड़ने पर वो अकेले ही पूरे गैंगस्टर गिरोह का सामना कर सकती है। इतनी ताकतवर टीम होने के बावजूद रिंगो जानता था कि उनका अगला मिशन अब तक का सबसे खतरनाक होगा। उनका निशाना था अरब शुल्त्ज, जो ऊपर से एक सम्मानित निवेशक लगता है, लेकिन गुप्त रूप से आतंकवादियों के साथ मिलकर पैसा कमाता है। उसकी कई निजी जेलें हैं और उनमें से एक के अंदर $1 अरब से ज्यादा का सोना छिपा कर रखा गया है। उस मिशन को पूरा करने के लिए उन्हें एक ऐसे आदमी की जरूरत थी जो जेल से भागने में माहिर हो, इसलिए उनकी नजर रिचर्ड पर गई, जो उस समय लॉस एंजलिस की जेल में बंद था। रिचर्ड कोई साधारण कैदी नहीं था, चोरी की दुनिया में उसका नाम काफी मशहूर था। जेल में बंद होने के बावजूद उसका दिमाग पहले की तरह तेज और योजनाओं से भरा हुआ था। मिसफिट्स टीम को पता था कि अगर कोई ऐसा इंसान है जो पहले जेल से निकलने और फिर उसी जेल को लूटने की योजना बना सकता है तो वो रिचर्ड ही है। उसी समय लॉस एंजलिस की जेल में भी घटनाएं तेजी से बदलने लगी। फेडरल एजेंट्स को आदेश मिला कि रिचर्ड को एक निजी जेल में ट्रांसफर किया जाए। यह निजी जेल किसी और की नहीं बल्कि अरब शुल्त्ज की थी। जैसे ही शुल्त्ज को इस ट्रांसफर की खबर मिली वो खुद वहां पहुंच गया, लेकिन वह केवल औपचारिकता निभाने नहीं आया था। उसके दिल में बदले की आग जल रही थी, क्योंकि रिचर्ड ने कभी उसकी खास बनवाई हुई टोपी चुरा ली थी। शुल्त्ज चाहता था कि रिचर्ड उसकी निजी जेल में आए ताकि वह उससे अपना हिसाब बराबर कर सके। धीरे धीरे रिचर्ड को भी महसूस होने लगा कि उसके आसपास खतरा बढ़ रहा है। शुल्त्ज ने रिचर्ड के एक पुराने दोस्त को पकड़ लिया और उससे पूछताछ शुरू कर दी, लेकिन वह दोस्त बेहद वफादार था। उस पर चाहे जितना दबाव डाला गया उसने कुछ भी नहीं बताया। आखिरकार गुस्से में शुल्त्ज ने जेल के नियमों की परवाह किए बिना सुरक्षा कैमरों का सिग्नल कटवा दिया और अपने आदमी से उसे बेरहमी से टॉर्चर करवाया। और इसी क्रूरता के बाद आखिरकार शुल्त्ज को वो जानकारी मिल गई जिसकी उसे तलाश थी, रिचर्ड की सही लोकेशन। दूसरी तरफ रिचर्ड को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उस पर नजर रखी जा रही है। जैसे ही वो जेल से बाहर निकला उसने तुरंत अपना अगला निशाना चुन लिया। उसके सामने एक अरबती बैठा था जिसकी कलाई पर शुद्ध सोने और प्लेटिनम से बनी हीरो जड़ी बेहद कीमती घड़ी चमक रही थी। रिचर्ड ने उससे बातचीत शुरू करने की कोशिश की, लेकिन उस आदमी ने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। तब रिचर्ड ने अपनी चाल चली। उसने जानबूझकर ऐसा दिखाया जैसे उसका ड्रिंक गलती से उस आदमी पर गिर गया हो। कपड़े साफ करने के बहाने उसने कुछ ही सेकंड में वो महंगी घड़ी चुरा ली। उसे लगा कि ये काम भी हमेशा की तरह बेहद आसान रहा, लेकिन अचानक हालात बदल गए। गार्ड्स ने उसे पकड़ लिया और तभी पता चला कि वो आदमी कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि मशहूर प्रिंस अल्हादी था। अपनी गलती की भारी कीमत रिचर्ड को चुकानी पड़ी। गार्ड्स ने उसे बेरहमी से पीटा, लेकिन रिचर्ड ने पहले ही सब कुछ सोच रखा था। पिटने से पहले उसने चुपके से एक कमरे का कार्ड कहीं छिपा दिया था। सही मौके पर वो प्रिंस के कमरे में घुस गया और लगभग $1 मिलियन की घड़ियां चुरा ली। जैसे ही वो वहां से निकलने वाला था उसी समय प्रिंस कमरे में वापस आ गया। गार्ड्स ने पूरे कमरे की तलाशी ली, लेकिन उन्हें ये बिल्कुल पता नहीं चला कि रिचर्ड दीवार के ठीक पीछे छिपा हुआ है। मौका मिलते ही वो चुपचाप बाहर निकला, लिफ्ट में घुसा और उसे लगा कि अब वो सुरक्षित है। लेकिन किस्मत ने उसके लिए एक और मोड़ तैयार कर रखा था। जैसे ही वो कार में बैठा वही प्रिंस अचानक उसके सामने आ गया। हालांकि ये असली प्रिंस नहीं था, वो मिसफिट्स टीम का एक सदस्य था जिसने भेष बदला हुआ था और जो टीम का सबसे बेहतरीन ड्राइवर था। उसी पल रिचर्ड को समझ आ गया कि उसके साथ पूरा खेल खेला गया है। मिसफिट्स टीम उसे सीधे अपने ठिकाने पर ले गई, जहां रिंगो पहले से उसका इंतजार कर रहा था। पूरी टीम को अपने सामने देखकर रिचर्ड समझ गया कि वह चोरों के एक ऐसे अड्डे में आ चुका है जहां हर कोई अपने अपने हुनर में माहिर है। रिंगो ने उसे साफ साफ बताया कि उनका असली लक्ष्य शुल्त्ज की निजी जेल के अंदर छिपा हुआ $1 बिलियन का सोना है और इस मिशन को पूरा करने के लिए उन्हें रिचर्ड की मदद चाहिए। शुरुआत में रिचर्ड ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, लेकिन शुल्त्ज के हाथों में पड़ने का डर उससे कहीं ज्यादा बड़ा था। काफी सोच विचार के बाद आखिरकार उसने टीम में शामिल होने के लिए हाँ कर दी और कहानी एक और खतरनाक मोड़ की ओर बढ़ने लगी। हालांकि रिचर्ड के मन में ये बात साफ थी कि वो ये सब केवल अपने फायदे के लिए कर रहा है। उसे लगा कि वे सोना चुराएंगे और उसके बाद वो टीम से अलग हो जाएगा, लेकिन रिंगो की योजना इतनी साधारण नहीं थी। रास्ते में रिंगो ने पूरी योजना समझाई। शुल्त्ज की निजी जेल से सोना चुराना सुनने में जितना आसान लगता था, असल में उससे कहीं ज्यादा मुश्किल था। जेल के अंदर कई स्तरों की सुरक्षा व्यवस्था थी, गार्ड्स, कैमरे, अलार्म और ऐसे सिस्टम जो हर छोटी गतिविधि पर नजर रखते थे। रिंगो जानता था कि अंदर से मदद के बिना ये मिशन असंभव होगा। योजना सुनकर रिचर्ड के अंदर उत्साह भी था और खतरे का एहसास भी। उसे समझ आ गया कि ये सिर्फ एक चोरी नहीं है बल्कि जान जोखिम में डालने वाला मिशन है। इसी बीच शुल्त्ज को पता चल गया कि रिचर्ड उसकी पकड़ से बाहर निकल चुका है। वो गुस्से से पागल हो उठा और उसने अपने आदमियों को हर जगह तैनात कर दिया ताकि रिचर्ड को पकड़ सके। मिसफिट्स टीम अपनी यात्रा जारी रखते हुए अबू धाबी पहुंच गई, लेकिन रिचर्ड का मन अब भी डगमगा रहा था। वो इस पूरे झंझट से दूर रहना चाहता था, इसलिए जैसे ही वो एयरपोर्ट से बाहर निकला वो टीम से अलग हो गया और ऐशो आराम की दुनिया में खो जाने का फैसला किया। अबू धाबी की चमचमाती दुनिया, लग्जरी कारें और भव्य पार्टियां। रिचर्ड एक बार फिर उसी माहौल में डूब गया। उसे लगा कि किस्मत फिर से उसके साथ है। एक शानदार पार्टी में उसकी नजर एक अरबती पर पड़ी जो एक ब्रांडेड घड़ी पहने हुए था। हमेशा की तरह रिचर्ड ने अपना खेल शुरू किया और कुछ ही सेकंड में वो घड़ी उसके हाथ में आ गई, लेकिन इस बार कहानी अलग थी। जैसे ही वो वहां से निकलने वाला था एक रहस्यमयी महिला उसके सामने आ गई। उसने न सिर्फ वो घड़ी उसके असली मालिक को वापस कर दी बल्कि रिचर्ड को बच्चों के खिलौनों का एक पैकेट भी थमा दिया। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि रिचर्ड हैरान रह गया। जब उसने ध्यान से उस महिला को देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई हो। वो महिला कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी बेटी होती। तलाक के बाद रिचर्ड ने कई सालों से उसे नहीं देखा था। अचानक अपनी बेटी को सामने देखकर उसकी आंखें भावनाओं से भर गई। होप की मौजूदगी ने रिचर्ड को अंदर से बदल दिया।
उसे एहसास हुआ कि उसने हमेशा सिर्फ अपने बारे में सोचा और अपनी बेटी को अकेला छोड़ दिया। होप ने उसे बताया कि वो उसके बारे में सब कुछ जानती है, यहाँ तक कि मिसफिट्स टीम की योजना के बारे में भी। उसी पल रिचर्ड ने फिर से रिंगो से संपर्क किया। इस बार वह लालच के कारण नहीं बल्कि अपनी बेटी के लिए ऐसा कर रहा था। उसने फैसला किया कि वह फिर से इस सोना चुराने वाले मिशन में शामिल होगा, लेकिन उसने एक शर्त रखी, मिशन पूरा होने के बाद पूरा हिस्सा उसी का होगा। रिंगो ने साफ शब्दों में कहा कि मिसफिट्स टीम चोरी किए गए पैसे अपने पास नहीं रखती, पूरा सोना दान में दे दिया जाएगा। ये सुनकर रिचर्ड फिर से पीछे हटने वाला था, क्योंकि उसके लिए चोरी हमेशा मुनाफे का सौदा रही थी। लेकिन पहली बार उसकी बेटी होप ने उससे कुछ मांगा। उसने कहा कि ये मिशन सही मकसद के लिए है और यही उसका मौका है अपनी पुरानी गलतियों को सुधारने का। रिचर्ड के लिए यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन अपनी बेटी की आंखों में उम्मीद देखकर उसका दिल पिघल गया। अपनी जिंदगी में पहली बार रिचर्ड किसी काम के लिए बिना निजी फायदा सोचे तैयार हो गया और यहीं से असली गोल्ड हाइस्ट मिशन शुरू हुआ। मिशन शुरू करने से पहले सबसे जरूरी था ये पता लगाना कि सोना ठीक कहाँ रखा गया है। शुल्ट्ज की निजी जेल बाहर से देखने में साधारण लगती थी, लेकिन अंदर से वो बेहद खतरनाक थी। गार्ड्स, कैमरे और सख्त दिनचर्या हर जगह फैली हुई थी। एक छोटी सी गलती पूरी टीम को फंसा सकती थी। जब टीम के बाकी सदस्य योजना पर काम कर रहे थे, तब रिचर्ड और होप को साथ समय बिताने का मौका मिला। पहली बार होप ने खुलकर अपने दिल की बात कही। उसने बताया कि जब उसके पिता अचानक उसकी जिंदगी से गायब हो गए थे तो उसे कितना दर्द हुआ था। रिचर्ड ने कभी महसूस नहीं किया था कि उसके फैसलों ने इतनी गहरी चोट पहुंचाई थी। उसने होप से वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो अब बिना बताए कभी गायब नहीं होगा। यह वादा आसान नहीं था, लेकिन होप के लिए इसका मतलब बहुत बड़ा था। जल्द ही टीम को जानकारी मिली कि 3 दिनों के भीतर आतंकवादी उस सोने को जेल से बाहर ले जाने वाले हैं। इसका मतलब था कि मिसफिट्स टीम के पास बहुत कम समय बचा था। अगर उन्होंने तुरंत कदम नहीं उठाया तो पूरी योजना असफल हो जाएगी। टीम ने फैसला किया कि उन्हें जेल के अंदर ऐसा हंगामा खड़ा करना होगा कि सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह बिखर जाए और किसी को यह समझने का मौका ही न मिले कि असली लक्ष्य क्या है। रिंगो ने पहला कदम उठाया। उसने खुद को सैनिटेशन इंस्पेक्टर के रूप में भेष बदल लिया और जेल के डायरेक्टर से रसोई की खराब हालत और पुराने ओवन की शिकायत करने लगा। उसने चेतावनी दी कि ओवन कभी भी फट सकता है और इससे जेल की प्रतिष्ठा को नुकसान हो सकता है। प्रमोशन के सपने देख रहा डायरेक्टर तुरंत घबरा गया और बिना ज्यादा सोचे नया ओवन मंगाने का आदेश दे दिया। असल में यही पूरी योजना का हिस्सा था। विक ने नेटवर्क हैक कर लिया और ओवन की डिलीवरी को अगले दिन दोपहर के लिए शेड्यूल कर दिया। डायरेक्टर को लगा कि सब कुछ उसके नियंत्रण में है, जबकि असली खेल अभी शुरू होने वाला था। डिलीवरी वाले दिन लॉजिस्टिक्स ड्राइवर आराम से शराब पी रहा था। तभी वायलेट वहां पहुंची। मौका देखते ही उसने ड्राइवर को एक लॉकर के अंदर बंद कर दिया और टीम का एक सदस्य उसकी जगह लेकर ट्रक को जेल की तरफ ले गया। अब बारी थी रिचर्ड और विक की। उन्होंने मेंटेनेंस वर्कर्स का भेष धारण किया और जेल के अंदर प्रवेश किया। अंदर पहुंचते ही रिचर्ड ने पास खड़ी एक मूर्ति को लात मार दी। यह गुस्से में नहीं किया गया था, बल्कि योजना का हिस्सा था। सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था कि अचानक एक नई समस्या सामने आ गई। जेल का डायरेक्टर खुद निरीक्षण के लिए वहां आ पहुंचा। रिंगो ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। मजबूर होकर रिंगो को उसके साथ अंदर जाना पड़ा। डायरेक्टर की आवाज सुनते ही टीम के बाकी सदस्य मशीनरी के अंदर छिप गए। तभी डायरेक्टर ने नई मशीन को परखने के लिए स्टार्ट बटन दबा दिया। कुछ सेकंड के लिए सबकी सांसें थम गई। रिंगो ने तुरंत स्थिति संभाली और कहा कि मशीन अभी पूरी तरह इंस्टॉल नहीं हुई है और अभी चालू करने पर एरर दिखाएगी। डायरेक्टर ने उसकी बात मान ली और वहां से चला गया। फिलहाल का खतरा टल गया था, लेकिन असली काम अभी बाकी था। जब वॉल्ट उनके सामने आया, तब टीम को एहसास हुआ कि शुल्ट्ज की सुरक्षा कितनी मजबूत है। मोटे दरवाजे, सेंसर और लगातार सक्रिय अलार्म सिस्टम। यहीं से योजना का अगला हिस्सा शुरू हुआ। जेल के अंदर ऐसा हंगामा पैदा करना कि किसी का ध्यान वॉल्ट की तरफ न जाए। मिशन के अंतिम चरण में मिसफिट्स टीम ने चुपचाप वॉल्ट से सोना निकालकर उसे चैरिटी में भेज दिया। उन्होंने अपने लिए एक भी डॉलर नहीं रखा। रिचर्ड ने रिंगो और पूरी टीम का धन्यवाद किया और वादा किया कि अब वो कभी स्वार्थी होकर काम नहीं करेगा। और इस तरह बिना किसी मौत के, बिना किसी बड़े शोर शराबे के $1 बिलियन का गोल्ड हाइस्ट पूरा हो गया।